हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज का ये 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो हमने कवर किया था इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, एंड हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी कवर किया था। एंड, और एंड नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट जो अपना रह गया है अभी। हम जानेंगे इस वीडियो में कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड हम इस वीडियो में फंक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक परसेंट का एग्जांपल लिया था जिसमें हम डिफरेंट केसेस चेक कर रहे थे कि परसेंट अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो ए ग्रेड देना है, प्रिंट करना है। अगर 70 से ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो बी ग्रेड प्रिंट करना है। तो ये अपने पास डिफरेंट केसेस थे जिसके लिए हमने कौन सी कंडीशंस लगाई थी, इफ़, एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ और एल्स। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो अभी हम स्विच केस को देखने वाले हैं, स्विच स्टेटमेंट्स को। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको समझना है कि स्विच स्टेटमेंट हम कब यूज़ करेंगे, कब कौन सी सिचुएशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है ये वाली, तो इसको हम स्विच केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको बार बार मल्टीपल ऐसे एलसिफ लगाने पड़ रहे हैं, है ना। आप किसी वेरिएबल को किसी अलग अलग वैल्यू से चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप इसको स्विच केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच केस का अपन नोटेशन देखते हैं पहले कि स्विच केस किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम स्विच केस बनाने के लिए हम लिखते हैं स्विच, जैसे अपन इफ़ स्टेटमेंट बनाने के लिए लिखते थे इफ़, तो यहाँ पर स्विच लिखेंगे। एंड सेम वैसे ब्रैकेट में यहाँ पर अपने पास रहेगा, यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन रहेगा, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट, एंड फिर अपने यहाँ पर डिफरेंट केसेस रहेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। कंडीशन 1 अगर सच होती है तो उसके लिए क्या करना है, कॉलन करके अपने को स्टेटमेंट अपने लिखने रहते हैं, एंड उसके बाद ब्रेक लगाना रहता है, ब्रेक एंड कॉलन। जैसे ही कंडीशन 2 अगर सच हुई, कंडीशन 1 नहीं हुआ तो कंडीशन 2 चेक करेगा, कंडीशन 2 चेक करेंगे, केस कंडीशन 2 अगर ये ट्रू आती है तो स्टेटमेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक लगाएंगे, फिर ऐसे कंडीशन 3, फिर अपने स्टेटमेंट्स एंड फिर ब्रेक। फिर लास्ट में कोई सा भी कंडीशन मैच नहीं करता तो अपने पास डिफ़ॉल्ट रहता है। इसे आप देखेंगे कि ये उस तरीके से एक प्रकार से कि ये इफ़, एल्सिफ, एल्सिफ ऐसे करके फिर लास्ट में अपने पास एल्स होता है, तो ऐसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट में अगर कोई सा भी मैच नहीं करता है तो फिर यहाँ पर स्टेटमेंट्स अपने जो भी यहाँ पे लिखोगे वो रन कर जाएंगे। तो अपन अभी एग्जांपल दे रहे थे परसेंट का, तो परसेंट में अपन कुछ एक वेरिएबल ले देते परसेंट, और उसको फिर यहाँ पर चेक कर देते कंडीशन में कि अगर परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ, यहाँ पर स्टेटमेंट्स अपना क्या हो जाएगी, कंसोल लॉग करो ए ग्रेड। अगर परसेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुआ तो यहाँ पर कंसोल लॉग कर दो बी ग्रेड। अगर परसेंट ग्रेटर देन 60 हुआ तो सी ग्रेड, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। और लास्ट में अपने को बताया कि अगर किसी से भी मैच नहीं किया तो हम कौन सा ग्रेड दे रहे हैं, एफ, है ना। तो उसके लिए अपन डिफ़ॉल्ट में लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एफ। अगर कोई सा भी मैच नहीं करता है तो लास्ट का जो ग्रेड होगा, अगर कोई परसेंट जो है ना 90 से बड़ा है, ना 70 से बड़ा है, ना 60, ना 50 से बड़ा है, ना 40 से बड़ा है, तो 40 से अगर नीचे ही चल जाएगा। अगर कोई सा भी 40 से बड़ा कोई भी केस कवर नहीं करेगा तो 40 से लो रहेगा। तो उस केस में अपन डिफ़ॉल्ट 40 से नीचे कोई भी परसेंट होगा तो उस केस में अपन कंसोल लॉग यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो उसको एक विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर अपना ये इफ एल्स इफ वाला जो पुराना एग्जांपल था, हम इसको देखते हैं कि हम इसको सेम एग्जांपल को कैसे स्विच केस से लिख सकते हैं। तो अपने पास वेरिएबल परसेंट ऑलरेडी है जिसकी वैल्यू है 18। ठीक है, तो आप देखिए मैं स्विच केस लिखने के लिए मैं लिखूँगा स्विच, एंड यहाँ पर अपना यहाँ पर कोई ये, तो आप यहाँ देखेंगे कि अपन यहाँ पे इफ़ एल्स इफ में ये क्या लिखते थे, परसेंट, ये पूरा एकदम चेक करते थे ऐसे, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर लगा लगा के।
लेकिन यहाँ हमको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं %, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। एंड अब आप यहाँ पे केस लिखेंगे, केस % की जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि % अगर 90 हुआ तो यहाँ पर अपना कंडीशन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे % का अपन डिफरेंट सिनेरियो चेक करेंगे। अगर % पहला सिनेरियो था ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होता है, मैंने बताया था कि उसमें हम कोलन लगाएंगे। आप देखेंगे नोटेशन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर केस अपना या कंडीशन लगता है, कोलन, फिर अपने स्टेटमेंट लिखते हैं। इन स्टेटमेंट को आप अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में। तो हम यहाँ पर % लिखा, % ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ तो अपने को क्या स्टेटमेंट लिखना है वो अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कंसोल लॉग कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड ए, ठीक है। एंड आपको इसमें देखना है कि अगर ये मैच किया है, अगर ये मैच करेगा % की वैल्यू वो हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेक लगाना है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला है, ये भी फिर रन कर जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि आपके जो इफ़ एल्स इफ ऐसे रहते हैं तो उसमें एक में ही जाता है प्रोग्राम, एक ही चीज़ प्रिंट करेगा इन सब में से। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऐसे ब्रेक लगाना रहेगा, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट केस भी होता है स्विच का, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लगा दिया ये अपन ने कंसोल डॉट लॉग। अगर ये मैच करता है तो अपने सारे स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद लास्ट में आप ब्रेक लगाएंगे ये कंडीशन को से बाहर आने के लिए, है ना। तो बाई डिफ़ॉल्ट अभी मैं पहले लिख देता हूँ लास्ट में, बाई डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट अपना कंसोल लॉग क्या कराएंगे हम, डिफ़ॉल्ट केस लिख देते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम कंसोल लॉग कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड एफ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस रहेगा। अगर आप यहाँ ब्रेक नहीं लगाएंगे जैसे मैंने बताया तो यहाँ पर % चेक करेगा, 90 से अगर बड़ा हुआ तो कंसोल लॉग करेगा और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट में भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ ब्रेक लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लगा दिया तो फिर डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वाला रन नहीं करेगा वो, है ना। कोई भी मैच करेगा एक केस वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा वो। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला भी रन कर जाएगा, ठीक है। सब जगह ब्रेक लगाना होगा आपको अपने केस को बंद करने के लिए। आप केस ओपन करेंगे, अगर केस मैच करता है तो आपके ये कंडीशन रन होंगे, फिर केस को क्लोज करने के लिए आप ब्रेक लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा केस लिखते हैं, केस जिसमें % ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुआ, ठीक है, % की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुई, कोलन लगाया। यहाँ पर आप कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड ग्रेड बी, और आपका अपने केस को क्लोज करेंगे तो ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप बाकी के लिखेंगे, केस % ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुआ तो आपका ग्रेड हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग सी, ठीक है। फिर वापस से आप अपने केस को क्लोज करेंगे ब्रेक लगा के। ऐसे ही एक और केस बच गया, केस % ग्रेटर देन अगर 40 हुआ कोलन एंड यहाँ पर कंसोल लॉग डी, ठीक है। और आप अपने केस को क्लोज करेंगे यहाँ ब्रेक, ठीक है। तो आपने अपने केसेस लिख दिए हैं। अगर या तो इसमें जाएगा तो इसमें जो भी आपको स्टेटमेंट लिखने लिख दो, उसके बाद केस को क्लोज कर दो ब्रेक। उससे क्या कि बाकी केसेस में नहीं जाएगा और डिफ़ॉल्ट में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है ताकि बाकी की और के केसेस में ना चला जाए, ठीक है। तो अगर कोई सा मैच करेगा तो उसके बाद आप ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक कर देंगे तो स्विच से बाहर आ जाएगा, जो भी मैच करेगा उस केस में जाके वो बाहर आ जाएगा। तो सेम अपन ने इस एग्जांपल को इस तरीके से लिखा है। अभी देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो इफ़ एल्स इफ का भी पड़ा अपने पास, % की वैल्यू 18 है तो ना तो इफ़ यहाँ में किसी में भी नहीं जाएगा, इस लास्ट वाले में जाएगा, एल्स में एफ प्रिंट करेगा, क्योंकि % की वैल्यू ना तो 90 से बड़ी है, ना 70 से बड़ी है, ना 50 से बड़ी है, ना 40 से बड़ी है। तो क्या है, कंसोल लॉग में एफ प्रिंट होगा। यहाँ पर भी सेम अपन इसी एग्जांपल को स्विच केस से कर रहे हैं। तो % बता रहे कि % की कोई भी वैल्यू रहेगी तो ये अंदर जाएगा, और यहाँ पर % चेक करें क्या केस % की वैल्यू 90 से बड़ी है, नहीं है तो ये वाला केस स्किप हो जाएगा। फिर 70 वाला भी स्किप हो जाएगा क्योंकि % की वैल्यू 18 है, ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट केस जो अपना है उसमें चला जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं
एंड इसको रन करते हैं विद लाइव सर्वर। ठीक है, यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा, कंसोल खोलूँगा, यहाँ पर आप देखिए दो प्रिंट हो रहे हैं एफ एफ। ये पहला वाला प्रिंट हो रहा है इफ़ एल्स इफ कंडीशन से, दूसरा प्रिंट हो रहा है स्विच केस से। लाइन नंबर 25 एंड 42 पे प्रिंट हो रहा है एफ एफ। लाइन नंबर 25 कहाँ है, ये रहा, तो ये इफ़ वाला कंडीशन का एफ प्रिंट हो रहा है, और 42 ये रही, तो ये लाइन यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्विच केस हम तभी लगाते हैं जब अपने पास ऐसे किसी चीज़ को अपने को ऐसे अलग अलग केस बना के चेक करना होता है कि क्या ये है या फिर ये है क्या या फिर ये है क्या, है ना। जब भी ऐसा सीन आता है तो हम इस तरीके से या तो इफ एल्स इफ वाला लगा सकते हैं या स्विच वाला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट। अब हम कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर को कवर करेंगे। तो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर एक प्रकार से क्या इसको बोलेंगे हम, ये थोड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस चीज़ का है, इफ़ एल्स जो कंडीशन होती है ना, इफ़ एल्स, उसका ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो इफ़ एल्स की कौन सी कंडीशन होती थी अपने पास, है ना, उसको देखते हैं। ये वाली इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ़ में अगर इफ़ में कोई कंडीशन रखी है, अगर वो ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इफ़ एल्स में अपने को ये इतनी लाइनें लिखनी पड़ रही है, एक लाइन, दो लाइन, जो भी अपने स्टेटमेंट है वो लिखने हैं। फिर तीसरी, तो इफ़ एल्स ऐसे लिखते हैं। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से लिखना है, एक ही लाइन में अगर आपको कुछ काम करना है, इफ़ एल्स का जैसे कुछ कंडीशन लगानी है, तो आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का ये सीन है कि आपकी कंडीशन जो होगी सबसे लेफ्ट साइड में होगी, यहाँ पर आपकी कंडीशन जाएगी, है ना। जैसे कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, कोई वेरिएबल बना दिया, उसको किसी से चेक कर रहे हैं, है ना, कि ग्रेटर देन कोई वेरिएबल है एक्स, अपन चेक कर रहे हैं कि एक्स क्या ग्रेटर देन 10 है क्या, तो कंडीशन ये हो गई एक्स ग्रेटर देन 10, इधर ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होती है तो आप क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप अपना स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, और कोलन के बाद अगर ये कंडीशन सच नहीं हुई तो वो फॉल्स वाला स्टेटमेंट आप यहाँ लिख देंगे। ये कंडीशन अगर सच नहीं होती तो क्या करना है आपको, वो आप इधर लिखेंगे। तो कोलन से लेफ्ट साइड में आपको अगर कंडीशन सच होती है तो जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिखिए, एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको जो भी करना है वो आप कॉलन के राइट साइड में लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए कि हमको प्रिंट कराना है ना। अगर टाइम जो है ना, टाइम अगर सुबह के 6 बजे से लेके शाम को ऐसे ले लीजिए कि शाम को 8 बज रहे हैं, है ना। सुबह के 6 बजे से लेके शाम को 8 बज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल दीजिए कि डे बोल देते हैं उसको, डे। अगर आप डे प्रिंट कराएंगे, अगर तो अगर टाइम जो है, टाइम इज़ 6 AM, तो 6 AM बोलेंगे, 6 AM टू 8 PM, तो देन प्रिंट डे। ठीक है, अदरवाइज प्रिंट नाइट, प्रिंट नाइट। ठीक है, एक ऐसा केस हो गया। तो इसमें अब जो टाइम है, ठीक है, तो टाइम बोल रहे हैं 6 से 8 PM, तो अगर हम ये 24 आवर का फॉर्मेट लेते हैं, 24 घंटे का फॉर्मेट, तो 6 AM क्या हो गया, 6 AM तो 6 ही हो गया, है ना। और 8 PM क्या हो गया, 8 PM हो गया अपना 20 हो जाएगा ना 8 PM। 18 जो होता है वो 6 PM होता है, फिर ऐसे 8 PM क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलना चाहते हैं कि डे प्रिंट कराना है अगर टाइम इनके बीच में हुआ, है ना। तो अगर सुबह के 6 बजे से रात को शाम को 8 बजे तक का टाइम है तो आप डे प्रिंट करा दीजिए, अदरवाइज नाइट प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, अपने पास एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल टाइम,
इसकी जो भी वैल्यू देंगे हम यहाँ पर देंगे, अभी के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर चेक करेंगे क्या कि अगर टाइम क्वेश्चन मार्क, टाइम को चेक करेंगे। अगर टाइम अपने को दिखाना है कि अगर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हुआ है ना, एंड अपने को अभी चेक करना है क्योंकि 6 से बड़ा है, लेकिन अपने को चाहिए कि 20 से भी कम होना चाहिए, 20 से कम या इक्वल टू होना चाहिए, है ना। दिन ऐसा थोड़ी कि 6 से बड़ा हुआ तो 6 से बड़ा कोई भी दिन थोड़ा माना जाएगा। 9 PM 10 PM 11 PM हो गया तो वो दिन में काउंट नहीं होगा ना फिर, ठीक है। तो टाइम 6 से बड़ा है एंड, इसीलिए अपन ने एंड लगाया है, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भी हो एंड टाइम की जो वैल्यू है वो अगर 20 लेस देन और इक्वल टू 20 हुआ, ठीक है, देन हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इस केस में हम चाहते हैं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, है ना। ये अपनी कंडीशन हो गई पूरी लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, अगर ये चीज़ हुआ, टाइम 6 से बड़ा हुआ है एंड टाइम 20 से, टाइम 6 से बड़ा है एंड टाइम 20 से भी छोटा है, तो कंसोल लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो टाइम या तो 6 से छोटा रहा होगा या 20 से बड़ा रहा होगा, है ना। दोनों में से कोई रहा होगा, या तो टाइम 6 से अगर छोटा हुआ या 20 से बड़ा हुआ, उस केस में ये ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स का केस लिख देते हैं अपन, कंसोल डॉट लॉग एंड नाइट, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या हो गया, इसको सेम चीज़ को अपन इफ एल्स के तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी दे दीजिए मनपसंद टेस्ट करने के लिए। पहले हम देखते हैं 2, ठीक है। तो 2 के केस में टाइम जो है 6 से बड़ा नहीं है, तो एंड के केस में तुम पता है कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ट्रू होना चाहिए। एक अगर फॉल्स हो गया तो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा। तो 6 से बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग नाइट प्रिंट होगा, ठीक है। लेट्स सी, तो अब देखिए कि नाइट प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम को बढ़ाता हूँ तो करता हूँ 9। अभी सुबह के 9 AM हो रहा है। अभी के केस में भी डे प्रिंट होगा, देखिए डे प्रिंट हो गया। अब जो 9 है 6 से बड़ा है एंड 9 20 से भी छोटा है, इस वजह से क्या यहाँ पर चला जाएगा। अब क्या करते हैं, अपन एक सीन लेते हैं जिसमें हम करते हैं इसको 22। अब बताइए अब क्या होगा। 22 जो है 6 से बड़ा है लेकिन एंड 20 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इधर वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 20 से भी छोटा होना चाहिए। 22 जो है 20 से छोटा नहीं है, इधर का ट्रू हो गया लेकिन इधर का फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल फॉल्स हो गया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नाइट, ठीक है। आपको यहाँ नाइट प्रिंट हुआ मिलेगा। जैसे बता रहे थे कि ये शॉर्टकट तरीका है किसका, इफ एल्स कंडीशन का। तो अगर इस सेम चीज़ को अपन को इफ एल्स में लिखनी हो तो इफ में आप जो भी आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आप लिखते थे, तो आप यहाँ पे इफ में आपके रहती थी और ऐसे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे आप ये कंडीशन सच होने पे क्या करते थे, तो ये स्टेटमेंट कर रहे हैं सच होने पे तो ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एंड एल्स में क्या, अगर ये फॉल्स होती है तो कौन सा स्टेटमेंट है अपने पास, ये वाला राइट साइड का, फॉल्स होती है तो ये करना है, तो आप ये लिखेंगे। तो ये इतना और ये एक लाइन का दोनों एक ही चीज़ है ना। बहुत बार अपन टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस तरीके से लिखिए आप या आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसको लिखने का, दोनों एक ही काम करेंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको सेव करता हूँ, तो 22 की वैल्यू है तो 22 ये भी नाइट प्रिंट करेगा और ये भी नाइट प्रिंट करेगा, ठीक है। 2 बार नाइट प्रिंट हो रहा है, तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन यहाँ पे जाएगी क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन मार्क के बाद ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपको जो करना है आप यहाँ करिए कोलन, फिर आपको यहाँ पे लिखिए फॉल्स होने पर क्या होना चाहिए। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये कब काम करेगा, ये चीज़ आप कब यूज़ करेंगे, जब आपका जो ट्रू होने पर, कंडीशन ट्रू होने पर एक ही अगर स्टेटमेंट है, फॉल्स होने पर भी एक ही यूज़ हो रहा है ना। तो अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट, ट्रू होने पर एक ही स्टेटमेंट लिखा है, फॉल्स होने पर भी एक ही स्टेटमेंट लिखा है। आपके पास ऐसा केस है जहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, उसी केस में आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 केस हुए, 2 स्टेटमेंट हुए, अपने को कंसोल लॉग भी करना है और अपने को यहाँ पे एक और कंसोल लॉग करना है, तो आप 2 कंसोल लॉग कैसे करेंगे यहाँ पर नहीं हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर तो कर सकते हैं कंसोल लॉग। यहाँ पर आप
इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो आप कंसोल लॉग डे कर रहे हैं और आप कंसोल लॉग कुछ और भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, ये काम आप यहाँ कर पाएंगे। समझे क्या एप्पल? ठीक है, और भी वैल्यू कर देते हैं इसकी 9। तो यहाँ पर तो इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टर्नरी ऑपरेटर में नहीं लिख सकते हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका कब काम आएगा अपने पास? जब अपने पास ट्रू होने पे, फॉल्स होने पे अगर सिंगल स्टेटमेंट है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो हमको इफ एल्स बना के लिखना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ, फंक्शंस को समझते हैं। ठीक है, तो फंक्शन एक जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फंक्शन हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। किसी लैंग्वेज में इनको फंक्शन बोलेंगे, किसी लैंग्वेज में इनको मेथड्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सबका मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, एक ही बात है। ठीक है, तो फंक्शन का नोटेशन ये होता है ना। फंक्शन कैसे बनाते हैं? एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो फंक्शन को अपन बनाते हैं, फिर फंक्शन को अपन कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे सेम चीज़ हो गई कि वेरिएबल आप बनाते हैं, फिर वेरिएबल को कुछ और वैल्यू देते हैं, या वेरिएबल को कहीं पे कंसोल करा के प्रिंट कराते हैं। मतलब कोई चीज़ बनाते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं, वो चीज़ हो गया। तो ये आपको जो पहला दिख रहा है ये फंक्शन को बनाने का तरीका है, और दूसरा तरीका है फंक्शन को कॉल करने का तरीका है ना। तो कॉल करने से पहले, कोई चीज़ को यूज़ करने से पहले वो चीज़ अपने पास रहनी चाहिए ना, इसीलिए अपने पास ये ऐसे है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमको फंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ेगी, फंक्शन हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है अपने को। ठीक है, तो फंक्शन अपने को क्या हेल्प करता है कि सपोज़ कोई 4-5 लाइनें हैं, ठीक है, जिनको आपको बार बार यूज़ करना है ना। 4-5 अपने पास लाइनें हैं, उनको बार बार अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक तो अपने पास तरीका होगा कि वह 4-5 लाइनों को लिखो, फिर वापस से उनको 4-5 लाइनों को मतलब बार बार लिख रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि बार बार लिख के प्रिंट करा रहे हैं, है ना। एक दूसरा तरीका है कि उनको किसी एक फंक्शन में डाल दो और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन बार बार उस चीज़ को अपने को दे देगा, तो अपने को वो लाइनें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शन से क्या है, अपन कोई चीज़ रिपीटेटिव है, बार बार हो रही है ना, तो अपन उसको फंक्शन के अंदर डाल के अपना टाइम बचा सकते हैं, जिससे क्या होगा, अपने को ज़्यादा लाइनें ना लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। पहले ये देखिए कि फंक्शन को लिखने का तरीका, कि फंक्शन को लिखने के लिए अपन फंक्शन ये लिखना जरूरी होगा। ठीक है, फिर आप अपने फंक्शन का जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, फंक्शन का नेम। यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं तो आपका फंक्शन का नाम ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जो भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर फंक्शन लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर अपने फंक्शन का मनपसंद आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ये फिर वापस से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे इफ़ कंडीशन में लिखते थे, कर्ली ब्रैकेट, और आपके जो भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं फंक्शन के अंदर, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह फंक्शन को बनाने का तरीका हो गया, जैसे वेरिएबल को बनाते हैं। फंक्शन को कॉल करने का तरीका है कि आप जो नाम का फंक्शन आपने बनाया है, उस नाम के फंक्शन को का नाम लिखिए और ये ब्रैकेट से इसको कॉल कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका ये फंक्शन, जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो ये फंक्शन वो क्या करेगा, जो फंक्शन में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सब रन करा देगा वो। ठीक है, तो अब अपन देखिए कि सपोज अपने को बार बार टाइम अपना चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये टाइम वाला एग्जांपल सही नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। ठीक है, हम इसी को देख लेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका फंक्शन का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो भी पढ़ लेते हैं। तो एक तो आपके पास एक सिचुएशन आती है जब आप को बार बार कोई चीज़ करनी है, तो आप ऐसे जो भी स्टेटमेंट आपको बार बार रिपीटेटिव लग रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं फंक्शन में, है ना। फंक्शन में पैक कर सकते हैं उनको, फिर आप फंक्शन को बस उसका नाम कॉल करिए, और नाम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो सारे यहाँ पे 10 स्टेटमेंट लिखे होंगे, तो 10 स्टेटमेंट को वो रन करा देगा। जितनी बार आपके पास 10 स्टेटमेंट है, आपने एक बार कॉल किया, उसने वो 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, अगर आपने वापस से इस फंक्शन को कॉल किया, वो वापस से 10 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा।
तो आप अपने को क्या होगा, 10 बार बार उन स्टेटमेंट को लिखना नहीं पड़ रहा है, अपने को बस नाम कॉल करना पड़ रहा है फंक्शन का, वो फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है ऑटोमेटिक वो सब रन कर जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है। दूसरा है कि कभी कभी क्या है कि हम जो अंदर के जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं, है ना, तो फंक्शन क्या होता है कि जो भी आप उसको कुछ इनपुट देंगे तो आप यहाँ पर फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं। ये जो जो ब्रैकेट होते हैं इसमें आप अपने पैरामीटर लिख सकते हैं कि है ना, और इनके बेसिस पे आप कुछ करना चाहते हैं अंदर, आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं कि पैरामीटर 1 की वैल्यू ये हुई तो इस तरीके से काम करना चाहिए। जो भी आपको पैरामीटर 1 हो गया, पैरामीटर 2 हो गया, है ना, उनको लेके आपको कुछ उनके बेसिस पे आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पर अंदर कर सकते हैं। तो पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 की वैल्यू यहाँ कोई फिक्स नहीं है ना, यहाँ पर तो बस उनका नाम लिखा है वेरिएबल का। अब आप यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट, ये जो पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 है, इनको यहाँ एक्चुअल वैल्यू से पास करके मतलब कि चेंज वैल्यू बार बार चेंज करके पास कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी रहती है कि फंक्शंस को हम क्या उनके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो चेंज होता रहेगा, मतलब बार बार सेम नहीं रहेगा। अगर पैरामीटर की वैल्यू चेंज हुई तो वो अंदर का जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो भी चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपके पास ऐसा सीन है कि आपको ऐसा सीन है कि आप चेंज, आपके पास मतलब जो स्टेटमेंट है वो ऐसे है कि वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना, वो जैसे कि जैसे रहेंगे। तो उस केस में आप कुछ पैरामीटर पास मत कीजिए, है ना। आपके अगर स्टेटमेंट अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला स्टेटमेंट को, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, वो चेंज नहीं होना चाहते, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रोग्राम है जो मतलब चेंज होता है या जिसको ज़रूरत है ना, कुछ पैरामीटर की, कि वो कुछ इनपुट लेगा और उस इनपुट के को चेक करके वो कुछ मॉडिफाई करेगा अपने आप को, है ना, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर की वैल्यू जाएगी उसके बेसिस पे वो स्टेटमेंट चेंज होके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास ये एग्जांपल है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो कोई सिंपल सा लेते हैं कि जैसे आपके पास एक क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड जो क्या करेगा, बस प्रिंट मैसेज करेगा, प्रिंट करेगा मैसेज को। ठीक है, और मैसेज हमें अपना कांस्टेंट रहेगा, मतलब है ना, मैसेज अपना सेम ही रहेगा हर बार। देखिए मैसेज रहेगा कंसोल डॉट लॉग हाय, फिर और भी मैसेज हो गए कंसोल डॉट लॉग हाउ आर यू। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। ये तो हमने यहाँ पर फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम जो भी है आप अपना मनपसंद जो भी है वो लिखेंगे। फिर अभी ये फंक्शन को मतलब अंदर के जो स्टेटमेंट है वो अपने कांस्टेंट है, उनको बाहर किसी इनपुट की ज़रूरत नहीं है, तो अपन ने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया और अपना इसको पैक कर दिया इस फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये फंक्शन बन चुका है। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉल करने के लिए इसका बस जो भी नाम आपने दिया है उस नाम से आप इसको कॉल करेंगे। यहाँ पर कॉल किया प्रिंट मैसेज। ठीक है, तो फंक्शन ऊपर बना दिया, नीचे उसको कॉल कर रहे हैं। तो जब भी प्रोग्राम इस लाइन पे आएगा 29, तो उस पर कॉल करेगा तो इस फंक्शन के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में। देखिए आपकी डे एप्पल जो अपना ऊपर का प्रोग्राम लगेगा उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, हाय हाउ आर यू। ठीक है, तो ये कहाँ से प्रिंट हुआ है, कौन सी लाइन से प्रिंट हुआ है, 25 और 26। तो ये 25 और 26 लाइनें प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, और इनको प्रिंट कैसे हुआ है, ये क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है तो फिर फंक्शन प्रिंट हुआ है। देखिए अब मैं जैसे बताना चाहता था कि इसको बार बार कॉल कर सकते हैं, बार बार ये एक फंक्शन है, इसको आप बार बार कॉल करेंगे तो बार बार वो प्रिंट करके देगा। वापस से कॉल करेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने वापस से किया तो अब 2 बार कॉल किया तो 2 बार ये सब प्रिंट करेगा वो। देखिए हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू 2 बार उसने प्रिंट कर रखा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे आप लाइन यहाँ पर स्क्रिप्ट में आपका प्रोग्राम रन होता है, तो आप लाइन नंबर 13 पे आपने कोई वेरिएबल बनाया, फिर यहाँ पर उसने ये कंडीशनल स्टेटमेंट ये सब प्रिंट कर दिए यहाँ तक। ठीक है, तो आप समझे, आप सोचेंगे कि 21 तक ये हो रहा है, फिर प्रोग्राम नीचे आ रहा है, फिर प्रोग्राम को फंक्शन दिख रहा है तो वो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे कंसोल लॉग कराएगा। ऐसा नहीं है,
ऐसे नहीं कि प्रोग्राम इस लाइन के जाके फिर यहाँ पर फंक्शन में उसको कंसोल लॉग देखेंगे तो वो डायरेक्ट ये कंसोल लॉग कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या, ये फंक्शन बना रहे हैं लेकिन इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी अब हमने बस फंक्शन बनाया है, कॉल नहीं किया है, हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। लाइन नंबर 25 एंड 26 प्रोग्राम यहाँ से चालू होगा जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पर वो टाइम को चेक करेगा, कंसोल लॉग कर देगा, फिर यहाँ पर टाइम को वापस से इफ एल्स से चेक करेगा, कर देगा प्रिंट। इसके बाद वो ये प्रिंट मैसेज का फंक्शन देखेगा, उसके अंदर ये लिखे हैं, तो क्या ये कंसोल लॉग होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं। सेव किया, यहाँ पर आया तो आप यहाँ देखिए कि कंसोल लॉग कुछ हुआ ही नहीं है फंक्शन में जो भी लिखा था, है ना। तो आपने फंक्शन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे नहीं चलेगा कि 21 के बाद फंक्शन में आएगा और वो देखेगा 25 लाइन पे कुछ लिखा है, 26 लाइन पे कुछ लिखा है तो प्रिंट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो ऐसे नहीं कि वो लाइन उस लाइन पे आके प्रोग्राम रन हो कर देगा उस फंक्शन को। फंक्शन रन तभी होता है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको ये 25 से 26 लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही है ना, क्योंकि फंक्शन हमने बनाया है। ठीक है, कॉल नहीं किया उसको, तो ये सिर्फ बनाया है, इसी वजह से कंसोल लॉग वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब भी इसको कॉल करेंगे तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार इसको कॉल करेंगे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी प्रिंट मैसेज इसको कॉल करेंगे तभी जाके ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखिए अभी आप आ रहा है, ये वापस से मिटा देता हूँ, वापस से गायब हो जाएगा, क्योंकि अभी कॉल नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाएगा। 2 बार कॉल कीजिए तो 2 बार वो प्रिंट कर देगा। 2 बार लिखे हैं, 2 बार कॉल किया फंक्शन को तो 2 बार यहाँ पर आएगा, और फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, तो 2 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो अपन ने एग्जांपल देखा फंक्शन का विदाउट एनी पैरामीटर, जिसमें उसको पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिंपली बार बार उसको एक ही चीज़ करनी है, हाय हाउ आर यू प्रिंट करना है। ठीक है, अब अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर अपने को इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, कोई इनपुट लेंगे उसके बेसिस पे अपन कुछ काम करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए कि अपन एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन का नाम लेते हैं प्रिंट डे और नाइट। डे और नाइट लिखते हैं, तो डे प्रिंट करेगा या नाइट प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट डे और नाइट फंक्शन का नाम है, एंड फंक्शन अपन ने ऐसे बना दिया, फिर ये दे दिया, जो भी अपने को स्टेटमेंट लिखने हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अब क्या करेंगे कि अपना जो ये है, ये इफ एल्स कंडीशन आप यहाँ से हटाइए। ठीक है, ये कंडीशनल इसको भी कमेंट कर देते हैं, अभी इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ से टाइम को भी हटा देते हैं। तो ये फंक्शन के अंदर है इफ कंडीशन, हाँ ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि फंक्शन के अंदर की चीज़ें हैं ये, तो ये इसी लाइन से चालू नहीं होनी चाहिए, फंक्शन वाली लाइन से, ये फंक्शन के अंदर है तो इसीलिए थोड़ा स्पेस दे के हमने लिखा है। ठीक है, और ये कंसोल लॉग भी क्या है, इफ़ के अंदर है, तो इनको भी थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, सेम लाइन में नहीं आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो जो चीज़ें अंदर है उनको थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं। अब ऐसे, क्योंकि इससे आसानी से पता चलेगा कि फंक्शन के अंदर इफ़ है, इफ़ के अंदर कंसोल लॉग है ना, क्योंकि लाइनें आप ऐसे देख पा रहे हैं कि गेप देख के हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या कर दिया, अपने जो प्रोग्राम में प्रिंट डे और नाइट एक फंक्शन है जो टाइम के बेसिस पे अपने को कंसोल लॉग करके देगा डे और नाइट, है ना। तो टाइम तो अपन ने टाइम के बेसिस पे चेक करें, लेकिन ये टाइम अपने पास है कहाँ पे, टाइम तो हमने कहीं बनाया नहीं और हम चाहते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज़ रहे जो चेंज होती रहे फंक्शन को, और वो उसके हिसाब से चेक करके बताता रहे डे है या नाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर में क्या होता है, यहाँ पर आप ये टाइम वेरिएबल आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी टाइम आएगा वो टाइम को चेक करेगा, एंड उसके बेसिस पे वो डे और नाइट प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रिंट डे और नाइट, अपने फंक्शन का नाम लिखिए, और आप यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू पास कर देंगे टाइम की, जो भी पास करना चाहते हैं। 2 पास कीजिए अभी फॉर एग्जांपल, तो जब यहाँ पे 2 पास करेंगे तो फंक्शन में यहाँ आएगा, टाइम की वैल्यू उस समय क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ 2 पास करें तो 2 टाइम की वैल्यू रहेगी। फिर वो चेक करेगा टाइम की वैल्यू 2 है तो 2 क्या 6 से बड़ा है, नहीं है।
ठीक है। तो इस वजह से ये कंडीशन में जाएगा नहीं, तो वो डे प्रिंट कर देगा, नाइट प्रिंट कर देगा सॉरी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नाइट प्रिंट हो रखा है। हाँ, तो फंक्शन विद पैरामीटर को बनाने का यह तरीका है, क्योंकि आप देखिए कि अब ये टाइम यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है ना, तो आपने अपना प्रोग्राम ऐसा बना दिया कि वो चेंज होता रहेगा। जो भी टाइम की वैल्यू अगर यहाँ पे जो भी आएगी उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा, या तो डे प्रिंट करेगा, नाइट प्रिंट करेगा, कुछ फिक्स नहीं है अब टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू आप अपनी मनपसंद बार बार उसको कॉल कर सकते हैं किसी अलग अलग वैल्यू से। यहाँ पर हमने प्रिंट डे और नाइट 2 पास किया, अगली लाइन में हम पास कर देते हैं नो। ठीक है, तो प्रिंट, तो जब प्रोग्राम अब जैसे 11वीं लाइन पे आएगा वो देखेगा फंक्शन है, तो फंक्शन को तो वो इसके अंदर की चीज़ें अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फंक्शन की अंदर की चीज़ें जब भी एग्जीक्यूट होगी जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये वाला पार्ट तो प्रोग्राम छोड़ेगा अभी। अब यहाँ आएगा प्रोग्राम, तो देखेगा कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको। ठीक है, और क्या पास करें, तो ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो अपना अंदर का एग्जीक्यूट करेगा सब टाइम की वैल्यू हिसाब से, वो कंसोल लॉग कर देगा। जैसे ही इस फंक्शन का काम ख़त्म होगा, वापस से प्रोग्राम कहाँ, ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे लाइन पे आप चले जाएंगे वापस, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ से कॉल हुआ था 2 में और कंसोल लॉग हो गया। अब प्रोग्राम नीचे आएगा 20 पे, फिर वापस से ये इशू को कॉल किया तो वापस से यहाँ आएगा। अब इस बार कौन सी वैल्यू रहेगी, नो, तो नो को चेक करेगा और उसके साथ डे और नाइट प्रिंट करेगा, और इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। तो जहाँ से इसको कॉल किया था वहाँ पर चले जाएंगे वापस यहाँ पर, फिर इसके बाद इसका काम खत्म हुआ, फिर यहाँ पे वो नीचे चला जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, अभी अपन 2 बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक बार 2 वैल्यू के साथ, एक बार नो वैल्यू के साथ। तो अभी देखते हैं, तो आप देखिए कि नाइट पहले प्रिंट हुआ, डे बाद में प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि पहले 2 प्रोग्राम यहाँ आएगा 19 पे, टाइम की वैल्यू 2 रहेगी, तो उस केस में नाइट प्रिंट कर देगा, फिर टाइम की वैल्यू 9, उस केस में वो डे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो फंक्शन विद पैरामीटर्स अपने को हेल्प करता है जब आपका जो फंक्शन के अंदर का जो पार्ट लिखा है वो मॉडिफाई कराना चाहते हैं आपकी, कुछ चाहते हैं कि किसी वेरिएबल की बेसिस पे आप कुछ कंडीशन लिख रखी है आपने, है ना, और आप कुछ ऐसे कुछ, क्योंकि यहाँ पर आप डे प्रिंट कराएंगे, कोई सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है ना टाइम के बेसिस पे, और आप चाहते हैं कि वो टू टाइम यहाँ पर फिक्स ना रहे, है ना, तो बाहर से आए। इस वजह से आप जो भी कुछ भी मनपसंद पास करेंगे और वैल्यू चेंज हो तो होके वो चेक करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपने पास तो ऐसे नहीं कि आप एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप मनपसंद आपको जितने पैरामीटर यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आपने तो इस एग्जांपल में अपने को एक की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने एक लिया। फॉर एग्जांपल एक और पैरामीटर ऐसे बना देते हैं, कुछ भी जो पैरामीटर हो गया कुछ भी दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, कोमा वाई, ऐसे आप मन पर जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्स और वाई ले रहे हैं, और एक्स और वाई को तो बस कंसोल लॉग कराना चाहते हैं, कंसोल लॉग एक्स, कंसोल लॉग वाई। ठीक है, टाइम के साथ तो अपन डे और नाइट प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन एक्स एंड वाई 2 ऐसे हैं जो सिर्फ कंसोल लॉग कराना चाहते हैं। अब आपके पास, आपको पता है कि 3 वेरिएबल है यहाँ पर, पैरामीटर फंक्शन को 3 वेरिएबल की ज़रूरत है, टाइम की, एक्स की, वाई की। यहाँ पर आप एक ही पास कर रहे हैं, है ना। तो अगर कुछ एक्स और वाई की वैल्यू दे दीजिए, एक्स की वैल्यू देंगे 5, वाई की वैल्यू देंगे 12, और ऐसे यहाँ पर भी एक्स और वाई की कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पे देते 15 एंड 10। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या होता है, अभी देखिए कि क्या प्रिंट होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये देखिए कि प्रिंट हुआ है 5 लाइन नंबर 12 पे, फिर 12, फिर नाइट। ठीक है, क्योंकि प्रिंट डे और नाइट में आप क्या पास करें, 2, 5, 12। ठीक है, तो आप पोजीशन के हिसाब से आपकी वैल्यू जाएगी, पहले 2, तो 2 यहाँ पर पहले क्या है, टाइम, तो 2 टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, फिर बाद में क्या था, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पास करिए 5, फिर वाई की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई 5 एंड 12। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो 5 यहाँ से पास करिए तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर वाई की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे टाइम जो आपका 2 था उसके बेसिस पे आप चेक कर रहे हैं और डे और नाइट प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे प्रिंट होगा, पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर वाई की वैल्यू, फिर टाइम की जो भी डे और नाइट प्रिंट होगा।
इसी वजह से आपको पहले 5 प्रिंट हो रहा है, फिर 12 प्रिंट नाइट। फिर ये तो पहले वाले फंक्शन को कॉल करने से हुआ, फिर वापस से सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार वैल्यू अलग अलग है। इस बार टाइम की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू 10 है। पहले एक्स एंड वाई प्रिंट होंगे, तो एक्स की वाई की 15 एंड 10 उनकी वैल्यू प्रिंट हुई, फिर टाइम की बेसिस पे आपका डे और नाइट प्रिंट हुआ, है ना। तो अब ऐसे अपने प्रोग्राम में फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब अगर आपको उन पैरामीटर्स की एक से ज़्यादा पैरामीटर की ज़रूरत है तो अब आप उनको यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हम बस कंसोल लॉक करा रहे हैं, अगर कुछ इनको यूज़ कर रहे होते अच्छे से तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामीटर बनाते हैं, फिर उनको यहाँ से भी पास करते हैं, ठीक है। अब आपको एक केस बताते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या होता है जब मैं बस, मेरे पास तो मेरे फंक्शन को तो 3 पैरामीटर की ज़रूरत है, टाइम, एक्स एंड वाई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल क्या होता है जब मैं सिर्फ एक ही पास करूँ, उस केस में क्या होगा, है ना। उस केस में देखते हैं क्या होगा कि प्रिंट डे और नाइट में मैंने पास किया 2 और यहाँ पर 3 चाहिए, टाइम भी, एक्स भी, वाई भी। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जो है, जो पहला पैरामीटर टाइम था, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर एक ही पास किया तो 2 हो जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भेजी नहीं आपने तो वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू कुछ जाएगी नहीं, यहाँ पे एक्स एंड वाई में कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा। टाइम की वैल्यू 2 थी तो वो 2 के केस में डे और नाइट प्रिंट कर देगा। तो इसमें कुछ एरर नहीं मिलता है आपको। आपने अगर कोई फंक्शन बनाया है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए, लेकिन आप उन पैरामीटर्स को पास नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, तो भी उनकी वैल्यू बस अनडिफाइंड हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू अनडिफाइंड अनडिफाइंड प्रिंट हो गई और टाइम की वैल्यू 2 थी तो उसके बेसिस पे उसने नाइट प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू पास कर देते हैं कुछ 10 और वाई की वैल्यू कुछ पास नहीं करी, ठीक है। राइट पैरामीटर पास नहीं किया, पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर पास किया। तो पहला क्या है 2, पहला पैरामीटर यहाँ पे क्या है टाइम, तो टाइम की वैल्यू हो गई 2। दूसरा पैरामीटर क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सेकंड पैरामीटर यहाँ 10 था। थर्ड पैरामीटर पास नहीं किया तो वाई की वैल्यू क्या रह जाएगी, अनडिफाइंड रह जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए कि आप एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, वाई की वैल्यू कुछ भेजी नहीं तो अनडिफाइंड फिर नाइट प्रिंट हो रहा है। अब एक और केस देख लेते हैं कि क्या होगा जब अपन यहाँ पर तो तीन पैरामीटर चाहिए, अपन यहाँ पर 4 पास कर दे तब क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। 15 और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फालतू में कुछ भेज दिया हमने, है ना, 100 भेज दिया, जबकि 100 यहाँ पर है ही नहीं। टाइम, एक्स, वाई इसको 3 चाहिए और यहाँ पर आप 4 भेज रहे हैं। उस केस में क्या होगा देखते हैं। उस केस में देखिए कि फोर्थ पैरामीटर आप यहाँ पर है ही नहीं, है ना, तो कहीं भी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं आप उसको, तो वो कुछ होगा ही नहीं उसके साथ। बस आप टाइम, एक्स, वाई जो 3 पैरामीटर है, तीनों की वैल्यू जाएगी और उसके वो प्रिंट करा देगा उसके हिसाब से। फोर्थ वेरिएबल को कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, कहीं वेरिएबल भी नहीं बना रखा है, तो उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको एरर नहीं मिलेगा जावास्क्रिप्ट में, अगर आप फंक्शन को जितने पैरामीटर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी पास करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे अभी फंक्शन विथ नो पैरामीटर, जिसमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल अपने जो भी स्टेटमेंट है, और फंक्शन में आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ पर तो आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब उनकी एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। जैसे ये फंक्शन हो गया, है ना, यहाँ पर उन्होंने सम नाम का फंक्शन बना रखा है, जो सम में क्या करेगा, वो ए एंड बी दो वेरिएबल है और दोनों को प्रिंट करके बता रहा है, ए प्लस बी करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ए और बी की आप मनपसंद वैल्यू पास कीजिए फंक्शन को कॉल करते समय। तो फंक्शन का नाम लिखना होगा सम, एंड फिर जो भी ए और बी की वैल्यू पास कीजिए। 10 ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई, तो आपको प्रिंट होकर क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू 20, तो ए प्लस 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सम के अब आपको सम करना है, सम के केस में आपको 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसी वजह से आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। और उन पैरामीटर की आप वैल्यू चेंज कर करके उनको कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। तो हर केस में आप जो भी पास करेंगे उसका दोनों का सम करके आपको प्रिंट करा देगा वो, ठीक है। फिर फंक्शन में एक और चीज़ होती है कि अभी हमने देखा था कि एक फंक्शन जो ना तो कुछ इनपुट लेता है ना कुछ इनपुट आउटपुट देता है ना, ये अपने अंदर के काम करता है, जो कुछ आउटपुट आपको बाहर नहीं भेज रहा है और कुछ इनपुट भी नहीं ले रहा है। पहला केस तो ये देखा जिसमें कोई इनपुट नहीं दे रहा है, ले भी नहीं रहा है कुछ इनपुट, आउटपुट भी कुछ नहीं दे रहा है। दूसरा केस देखा जिसमें इनपुट ले रहा है लेकिन आउटपुट कुछ दे नहीं रहा है। आउटपुट कहने का इन द सेंस कि
फंक्शन से आपको कुछ बाहर भेज नहीं रहा है, फंक्शन खुद बाहर कुछ भी नहीं भेज रहा है, अपने अंदर का काम कर रहा है वो। फिर तीसरा केस होता है जिसमें वो इनपुट भी ले रहा है एंड आउटपुट भी दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए कि मतलब हम फंक्शन से कुछ बाहर भी भेज सकते हैं, कुछ रिटर्न भी करा सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन का कुछ नेम लिखेंगे, फिर पैरामीटर लिख दिए, ठीक है, आपके कुछ स्टेटमेंट जो भी आपको रन कराने हैं वो लिख दिए। फिर आप रिटर्न जब लिखेंगे, रिटर्न और यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे आप, जो भी रिटर्न कराएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आप उस चीज़ को फिर आप ये फंक्शन मतलब कि उस चीज़ को यहाँ से जो भी रिटर्न कराएंगे तो वो बाहर भेजेगा, वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब आप उस आउटपुट को फंक्शन का जो भी आउटपुट देगा, तो यहाँ पे आपने ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 पास किया, तभी आपने देखा कि ये रिटर्न कुछ दे रहा है, तो ये कुछ भेज रहा है अपने को। तो उस जो भी भेज रहा है उसको आप कहीं पे किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, ठीक है। वो वही एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन सम का, सम एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये सम करेगा, ये फंक्शन बनाया जो जिसका नाम है सम, जिसको एक्स एंड वाई दे रहा है, और एक वेरिएबल बना देते हैं वेरिएबल जेड, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, है ना। और ये फंक्शन अपने को हम चाहते हैं कि इस फंक्शन से बाहर भेजना कुछ चाहते हैं, तो रिटर्न लिखेंगे, क्या भेजना बाहर चाहते हैं, दोनों का सम, जो किस में स्टोर किया, जेड में, तो जेड को बाहर भेज देंगे। जेड की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों का सम बन के बाहर चली जाएगी। तो फंक्शन को कॉल करते हैं सम, है ना। एक्स की कुछ वैल्यू दे 10, वाई की वैल्यू हो गई 20, ऐसे पास कर दिया। तो आपको पता है कि ये 10 एंड 20 जाएगा, 10 प्लस 20 30 होगा, वेरिएबल की वैल्यू जेड हुई 30, और ये फंक्शन फिर 30 वैल्यू बाहर भेज रहा है। तो इसकी वैल्यू जो भी है, अब ये कुछ आपको आउटपुट दे रहा है ना, ये क्या आउटपुट दे रहा है, 10 प्लस 20 30 आउटपुट दे रहा है ना। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 30 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप इसको कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं तो कहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। तो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है ना, ये रिटर्न करा रहा है, रिटर्न जेड करा रहा है, जेड की वैल्यू क्या बन रही है, एक्स प्लस वाई बन रही है। तो उसको आप कहीं स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर करा सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल एम नाम का, इक्वल टू, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये सम फंक्शन जो भी कॉल करेंगे, इससे जो भी आउटपुट मिलेगा वो उसकी वैल्यू बन जाएगी एम की, है ना। और इस फिर एम को आप कंसोल लॉग करा सकते हैं, नीचे कंसोल लॉग करा के वेरीफाई कर सकते हैं, कंसोल लॉग एम, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम चालू होगा अपना जावास्क्रिप्ट का लाइन नंबर 11 पे। ये तो फंक्शन बना रखा है, तो फंक्शन जब बना रखा है तो यहाँ पर प्रोग्राम इसको तो यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 16वीं लाइन पे जाएगा तो देखेगा यहाँ पर आप कुछ वेरिएबल बना रहे हैं एम, और उसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, फंक्शन से जो भी आउटपुट आएगा उसकी वैल्यू। तो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, सम, और जिसमें क्या भेज रहे हैं 10 एंड 20, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, 10 एंड 20 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और अपन एक वेरिएबल बना रहे हैं अंदर जेड, और उसकी 10 प्लस 20 30 वैल्यू हो जाएगी, और 30 वो आउटपुट भेज देगा बाहर, है ना। तो यहाँ पर सम जो ये फंक्शन हमने कॉल किया उसका रिजल्ट क्या आया, उसका आउटपुट क्या आया, क्या आउटपुट दिया इसने, जेड दिया, जेड की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई, तो 30 इसकी आउटपुट हो गया। तो एम की वैल्यू क्या बन गई, 30, और 30 वो प्रिंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वैसे आप रिटर्न भी करा सकते हैं, फंक्शन से कुछ आउटपुट दे सकते हैं बाहर। तो देखिए कि आप ये 30 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर चेंज करके देखते हैं कुछ, इसको 50 कर देते हैं, तब 15 कर देते हैं, तो 15 प्लस 20 यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, यहाँ आएगा 15 प्लस 20 करेगा, जेड की वैल्यू हो गई 35, रिटर्न 35 इसका आउटपुट बन जाएगा फंक्शन का, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो 35 को प्रिंट होके मिल जाएगा 35, ठीक है। तो फंक्शन को अपन अलग अलग केस में बना सकते हैं। फंक्शन को अगर आपके इनपुट पैरामीटर चाहिए तो इनपुट पैरामीटर दे सकते हैं, रिटर्न कराना है तो रिटर्न भी करा सकते हैं, है ना। आपके पास आप फंक्शन के साथ आप ये केस रख सकते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। आपको इनपुट लेना है तो आप इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट फंक्शन से लेना है तो फंक्शन से आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आउटपुट देना है तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ रिटर्न कराना है तो आपको यहाँ पर फंक्शन में कुछ पास करना ही पड़ेगा, ऐसा केस नहीं है, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है।
तो उस केस में लेकिन अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल एक केस हुआ जिसमें फंक्शन कुछ इनपुट नहीं ले रहा है लेकिन आउटपुट दे रहा है, तो z की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 हो गई और यहाँ पर 20 हो गई, ठीक है ना। तो एक फंक्शन है सम जो कुछ भी इनपुट नहीं लेता है, जिसमें एक वेरिएबल बना दिया z जिसकी वैल्यू 10 + 20 30 हो जाएगा, रिटर्न 30 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनपुट नहीं ले रहा तो यहाँ पर भी कुछ इनपुट देंगे नहीं, उसको पास नहीं करेंगे कुछ भी। तो वेरिएबल m की वैल्यू क्या बन जाएगी, फंक्शन कॉल होगा सम में जाएगा 10 + 20 30 होगा, तो इसका आउटपुट 30 बन जाएगा, m 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर 30 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न कराने के लिए इनपुट लेने की ज़रूरत है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी आप फंक्शन को कुछ इनपुट नहीं देंगे तो आपका फंक्शन कुछ एक फिक्स तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप कुछ इनपुट नहीं दे रहे तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकता अपने आप को ना। आपको हर बार आप जब भी कॉल करेंगे सम को तो आपको 30 मिलेगा, है ना, रिटर्न में, क्योंकि अब यहाँ पर फिक्स है सब कुछ ना। कुछ यहाँ से भेज नहीं रहे हैं तो कुछ चेंज होकर आपको मिलेगा नहीं, हर बार आपको आउटपुट 30 मिलेगा फिर, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। तो फंक्शन में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, है ना। क्योंकि आप समझिए कि कोई एक वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर बना हुआ है, ठीक है, वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 10 है, और आपने एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू 25 है ना। तो फंक्शन के जो बाहर वेरिएबल होते हैं उनको अपन ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल का मतलब हो गया कि वो वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या हो गया, ये लोकल हो गया, किसका लोकल हो गया, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया। फंक्शन का लोकल वेरिएबल का मतलब है कि इस बी वेरिएबल जो बनाया है इसको इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकता है, इस फंक्शन के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप बाहर यूज़ करने बैठेंगे तो वो अनडिफाइंड वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये बी वेरिएबल है, इसको आप यूज़ कर सकते, बनाया है आपने, फंक्शन के अंदर यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकल हो गया है, ये लोकल, इसका स्कोप बोले कि ये कहाँ से सीमित है, फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक इसकी, हाँ मतलब वहीं तक ये यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, वहीं तक सीमित है वो। लेकिन ये जो बाहर बनाया फंक्शन के उसकी वैल्यू उसको सीमित नहीं है, उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं और नीचे की लाइनों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखिए कि ये z जो वेरिएबल है ये है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, ये फंक्शन के अंदर बनाया हमने तो ये यहीं तक सीमित होगा, ठीक है। अभी देखिए आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने वेरिएबल z बना रखा है, मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करा के देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी क्या। फॉर एग्जांपल अपना वही केस है, उसी को लेते हैं सम। यहाँ पर आप कंसोल लॉग करा के देखिए क्या आपको z वेरिएबल जो बनाया है वो क्या यहाँ पर आपको क्या देता है। कंसोल लॉग z कर रहे हैं लाइन नंबर 19 पे, तो लाइन नंबर 19 पे देखिए कि कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है ना, बस ये 30 प्रिंट किया है इसने। यहाँ पर हमने 17 लाइन पे सम को कॉल किया, सम में गया 10 + 20 z की वैल्यू 30 हुई, 30 प्रिंट कर दिया, तो इस लाइन में 30 प्रिंट किया उसने। कौन सी लाइन में प्रिंट हुआ है, 18 लाइन पे, 18वीं लाइन कौन सी है, 19वीं लाइन पे कुछ प्रिंट ही नहीं हुई z की वैल्यू ना। कि आपको लग रहा है कि z की वैल्यू तो 30 हो चुकी थी तो 30 प्रिंट होनी चाहिए थी, नहीं, z जो बनाया भाई आपने वेरिएबल वो यहाँ पर बना, उसने अपना काम किया और उसने रिटर्न करने के बाद वो यहीं पे ख़त्म हो गया अपना, वो मर गया वापस, है ना, उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो जिंदा हुआ और फंक्शन जैसे ख़त्म हुआ वो मर गया, है ना। तो फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं अंदर के वो लोकल वेरिएबल होते हैं, है ना, वो जिंदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं फंक्शन के ख़त्म होने तक, उनको बाहर आप यूज़ करने बैठेंगे तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कुछ वेरिएबल बनाया तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल जैसे ए बनाया, इसको वैल्यू थी 5, है ना, इसको आप यहाँ पर यूज़ कीजिए, यहाँ पर भी वो यूज़ होगा, यूज़ कर पाएंगे क्योंकि आपने फंक्शन के बाहर बना रखा है ए, भाई ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, देखो 5 प्रिंट हो रही है। आप इसको फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं ए को, क्योंकि वो ग्लोबल है तो वो कहीं भी यूज़ उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ए देखना वो यहाँ पर देखिए वापस से 5 प्रिंट हुआ है ना, तो यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं आप उसको, फंक्शन के बाहर भी करा सकते हैं क्योंकि आपने बाहर बना रखा है।
लेकिन जो फंक्शन के अंदर के वेरिएबल बना रखे हैं उनको बाहर आप प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं क्या क्या चीज़, स्विच स्टेटमेंट को कवर किया हमने, टर्नरी ऑपरेटर को कवर किया। टर्नरी ऑपरेटर क्या था, इफ एल्स का शॉर्टकट था, कौन सा, क्वेश्चन मार्क लगा के हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड में कंडीशन रहती है, राइट साइड में उसके ट्रू या फॉल्स जो भी करना है आपको वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर आपने देखे, फिर आपने फंक्शंस को देखा कि एक हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया जिसमें कोई इनपुट भी नहीं लेता है, कोई आउटपुट भी नहीं देता है ना, विदाउट एनी पैरामीटर्स। फिर दूसरा केस देखा हमने कि फंक्शन पैरामीटर भी लेता है। फिर तीसरा केस देखा कि फंक्शन रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो फंक्शंस को हमने कवर कर लिया है। देन हमने ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को भी जाना कि लोकल वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल बनाते हैं तो वो उनको वहीं तक ही एक्सेस कर सकते हैं, उनको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनाते हैं उनको कोई सी भी लाइन में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लूप्स को जानेंगे, है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।